अच्छा जी, तो अब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को या एब्जॉर्प्शन को आपने इस तरह याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ओरल कैविटी से लेके इंटेस्टाइन तक हर जगह इसका मेटाबॉलिज्म होता है एक्सेप्ट द स्टमक, ठीक है। तो अब बेसिकली ओरल कैविटी में सलेवरी अमाइलेजेस और सलेवरी लाइपेजेस एंड माल्टेजेस इसकी डाइजेशन कराते हैं। तो अमाइलेज एंड माल्टेज जो है वो इसको ब्रेक डाउन करता है फर्दर, फिर स्टमक के अंदर जब वो प्रोटीन की डाइजेशन होती है, फिर अगेन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, एंटेरोकाइनेज और बहुत सारे एंजाइम्स मिलकर इसको फर्दर डिग्रेड कर देते हैं बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। जो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी हमारी डाइजेशन होती है ना, उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है ना, वो हमारे पास मोनो यूनिट होता है, यानी कि एक अमाइनो एसिड या एक फैटी एसिड या एक मोनोसैकेराइड। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात हो रही है, तो हमारे पास एक यूनिट वाला क्या बनेगा, मोनोसैकेराइड। अब ये मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये आपके कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, एंटेरोसाइट की मदद से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टेज आर टेकन बाय द SGLT1। SGLT1 बेसिकली सोडियम डिपेंडेंट रिसेप्टर्स होते हैं। तो SGLT1 जो होते हैं बेसिकली सोडियम की मदद से, इसमें क्या होता है, सोडियम को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यानी एक सोडियम और दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम कि आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज SGLT1 की मदद से एब्जॉर्ब होते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टीन, और ये एक सोडियम डिपेंडेंट, SGLT1 इज़ अ सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। देन आपका GLUT5 मैंने आपको पिछले भी पढ़ाया था इंसुलिन में कि ये 5 से याद रखना है, F4 फ्रक्टोज। तो 5 जो होता है ना बेसिकली आपके फ्रक्टोज की अपटेक कराता है, फ्रक्टोज की डिफ्यूजन को स्टिमुलेट करता है। तो आपका GLUT5 जो होता है वो बेसिकली फ्रक्टोज को इनटेक कराता है, फ्रक्टोज की रीएब्जॉर्प्शन कराता है, सही है। और इसके बाद जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की। फिर हमारे पास ये सारे के सारे जो होते हैं ना वो GLUT2 की मदद से ब्लड स्ट्रीम में अपना अमाइनो एसिड लेकर आ जाते हैं। अब एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं डी-ज़ाइलोज टेस्ट, ठीक है। सिंपल शुगर दैट रिक्वायर्स इम्पैक्ट म्यूकोजा फॉर एब्जॉर्प्शन बट डज नॉट रिक्वायर डाइजेस्टिव एंजाइम, हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग GI म्यूकोजल डैमेज फ्रॉम अदर कॉज ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन। यानी कि डी-ज़ाइलोज टेस्ट की मदद से हम ये देखते हैं कि इंटेस्टीन जो है वो इंटैक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर इंटेस्टीन जो है वो इंटैक्ट नहीं होगी तो किसी भी सिंपल शुगर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर इंटेस्टीन में डैमेज होगा तो वो किसी भी शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर सिंपल शुगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब इंटेस्टीन में डैमेज नहीं है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। ओके, देन सबसे पहले विटामिन और मिनरल एब्जॉर्प्शन पे कुछ खास पॉइंट नोट कर लें आप यहाँ पे कि आयरन जो होता है ना आपका, जितना भी आयरन आपका मेजर वो है मिनरल है, तो ये आयरन आपका कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फेरस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। फेरस का मतलब होता है आयरन 2 पॉजिटिव, यानी 2+ चार्ज के साथ आयरन होता है जिसे हम कहते हैं फेरस आयरन। तो ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब होता है। किसकी मदद से एब्जॉर्ब होता है, विटामिन सी की मदद से होता है, ठीक है। किसकी मदद से एब्जॉर्ब होता है, विटामिन सी की मदद से आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है इन द ड्यूडेनम। उसके बाद आपने याद रखना है कि फॉलिक एसिड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ड्यूडेनम में और जियोजेनम में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और विटामिन B12 कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, टर्मिनल आइलियम में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, बाइल सॉल्ट्स चाहिए होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपने याद रखनी है मल्टी विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन, जो कि मैंने आपको 3 मेजर क्वेश्चन अभी बताए कि आयरन कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। आयरन आपका डेली जो है वो आपका 2 मिलीग्राम आयरन जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है आपके ड्यूडेनम में। अगर कोई पर्सन जो है वो 10 to 15 मिलीग्राम आयरन डेली लेता है, यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट, प्लीज़ दिस नोट डाउन, दिस इज़ एन MCQ क्वेश्चन, कि अगर कोई पर्सन 10 to 15 मिलीग्राम ऑफ आयरन डेली लेता है तो इस 10 में से ओनली जो है आपका वो 2 मिलीग्राम जो है वो एब्जॉर्ब होता है इन द ड्यूडेनम। सो ओनली जो है ना आपका 10 to 15% आयरन, आपका डाइटरी आयरन एब्जॉर्ब होता है इन द ड्यूडेनम। वो भी तब अगर हमारे पास हम किसको लें, विटामिन सी को। अगर विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड लेंगे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रमोट हो जाती है इन द ड्यूडेनम। और आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कौन करता है, कैल्शियम। बहुत सारे नमूने लोग आकर ओपीडी में कहते हैं ना डॉक्टर 3 महीने से जो है ना आयरन के कैप्सूल खा रहे हैं, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा। भाई किस चीज़ के साथ खाते हो आयरन के कैप्सूल, दूध के साथ। तो दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम इनहिबिट द आयरन एब्जॉर्प्शन। सो यू नीड टू रिमेंबर
कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट कौन करता है, विटामिन सी। आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कौन करता है, कैल्शियम। ठीक है, आपका 15% आयरन जो है वो आपका डाइट से एब्जॉर्ब होता है, यानी 10 to 15 मिलीग्राम लेंगे तो ओनली 2 मिलीग्राम आयरन एब्जॉर्ब होगा इन द स्मॉल इंटेस्टीन, और स्मॉल इंटेस्टीन के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम में। फॉलिक एसिड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है, मोटा है, ओबीस है, रोज़ फ्राइज़ खाता है, जिंगर खाता है, बर्गर खाता है, पेटीज खाता है, लेकिन सब्जियां और फल नहीं खाता। तो जो सब्जियां और फल नहीं खाता उसके अंदर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होती है। तो ऐसे बच्चों में आपको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया मिलता है। ऐसे बड़ों में भी, आप लोगों में से बहुत सारे बड़े भी होंगे और मैंने अच्छे खासे डॉक्टर बड़ों को भी देखा है जो जिंगर के साथ जो है ना डेली कोक पीते हैं और उनकी डाइट में कोई फल फ्रूट नहीं है। सही है, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि अगर आप फल फ्रूट नहीं लेंगे तो आपको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलेट डेफिशिएंसी। बिकॉज जो आप चिकन वगैरह खा रहे हो या बीफ वगैरह खा रहे हो उसमें B12 तो होता है ना, तो B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर फल फ्रूट नहीं खाएंगे तो फिर जो है ना वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। तो व्हेन एवर द क्वेश्चन इज़ दैट कि एक बच्चा आपके पास आता है, मोटा ताज़ा बच्चा, रोज़ जिंगर खाता है, रोज़ फ्राइज़ खाता है, रोज़ाना फास्ट फूड खाता है, लेकिन वो सब्जियों और फलों को दूर से देख के ना कर देता है, तो ऐसे बच्चे के अंदर अगर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है तो कॉज इज़ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि कोई क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी कोई सर्जरी हुई है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको जो है वो कोई बाउल डिसऑर्डर है, कोई बाउल डिजीज़ है और उसके अंदर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, तो देन यू नीड टू रिमेंबर व्हाट, B12 डेफिशिएंसी। और अगर टिंगलिंग सेंसेशन के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट तो देयर इज़ डेफिनेटली जो है आपका B12 डेफिशिएंसी। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज MCQs पॉइंट। देन आता है आपके पास डंपिंग सिंड्रोम। तो डंपिंग सिंड्रोम में बेसिकली क्या है कि हाइपर ऑस्मोलर फूड, हाइपर ऑस्मोलर फूड मतलब ऐसा फूड जिसमें बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा चीनी है। तो बहुत ज़्यादा शुगर वाला फूड जो होता है ना, ख़ास तौर पे वो आपको जो है ना फ़ौरन से मेल एब्जॉर्प्शन की तरफ लेकर आता है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि वो फ़ौरन से स्टमक के फंक्शंस प्रॉपर हुए नहीं और वो फ़ौरन से इंटेस्टीन में चला जाता है और फिर वो इंटेस्टीन में जाकर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता और डायरिया करा देता है, डिजीनेस करा देता है, एब्डोमिनल क्रैम्प करा देता है। ठीक है, तो डंपिंग सिंड्रोम जो है वो इस कंडीशन में होता है जब बहुत ज़्यादा हाइपर ऑस्मोलर शुगर रिच फूड जो है कोई कंज्यूम कर देता है। इसके अलावा ईसोफेजियल सर्जरीज़ में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप फूड जो है वो इंटेक करो और वो फ़ौरन से डाइजेस्ट होने के बजाय इंटेस्टीन में जाए और फिर डायरिया और डिजीनेस कराए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डंपिंग सिंड्रोम। देन आपके पायर पैचीज़ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पायर पैचीज़ के क्वेश्चन यू नीड टू रिमेंबर कि पायर पैचीज़ क्या होते हैं, ये हमारे पास इम्यून मीडिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टीन में मौजूद होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टीन के लैमिना प्रोप्रिया में होते हैं, सब म्यूकोजा ऑफ आइलियम में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके इम्यून मीडिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं। इनके पास M सेल्स होते हैं और इन M सेल्स के अंदर इम्यून सेल्स प्रॉपर्टीज़ यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि आपके लंग्स के अंदर कौन से होते हैं, लंग्स के अंदर आपके होते हैं अल्वियोलर डस्ट सेल्स जो कि हमारे इम्यून मीडिएटेड सेल्स हैं। हमने लिवर के अंदर पढ़े थे कपफर सेल्स जो कि इम्यून मीडिएटेड सेल्स हैं और लिवर के स्पेस ऑफ डिजी में होते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आपके इंटेस्टीन के अंदर। तो इंटेस्टीन के अंदर आपके इम्यून मीडिएटेड सेल्स कौन से होते हैं, पायर पैचीज़ जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके IgA को सिक्रीट करते हैं और IgA जो होता है वो आपका जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि आपके पायर पैचीज़ कहाँ होते हैं, पायर पैचीज़ लैमिना प्रोप्रिया एंड सब म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन या आइलियम में होते हैं। ये हमारे पास एनकैप्सुलेटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं। दे हैव M cells which have the antigenic properties which has the antigen presenting immune cells. ठीक है, and they secrete IgA and IgA are the immunoglobulins that are the protective in nature. They have the property to deal with the एंटीजेंस एंड हार्मफुल एंटीजेंस और उसको फिर ये आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं। सही है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पायर पैचीज़ ऑफ द इंटेस्टीन।